हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट 2025 यानी फरवरी में जो होने वाला पेपर है दोस्तों। इसमें दोस्तों सीडीपी के 16 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन जो दोस्तों 2022 24 जुलाई 2022 का पेपर है उसकी बात करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से 15 तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज 16 नंबर से स्टार्ट होने हैं। तो दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भाई कौन सा व्यक्तित्व, एक मिनट दोस्तों, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। वैध का मतलब दोस्तों मान्य है। तो भैया पहला ऑप्शन है MMPE, दूसरा ऑप्शन है 16PF, तीसरा ऑप्शन है EPPS, चौथा ऑप्शन है TAT। तो भैया इसको याद कर लीजिए। तथ्यात्मक प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है, मान्य है। तो भैया ये है MMPI। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर है कि व्यवसाय चयन में वैयक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब दोस्तों जैसे 4 बालक हैं तो हर चीज़ में अंतर हो दोस्तों। सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, तो यही है दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता। इसमें दोस्तों बहुत सारे कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे सामाजिक कारक है, वातावरणीय कारक हैं, आर्थिक कारक हैं। तो ये सब इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं में। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं दोस्तों, सभी में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा। यही कहलाती है वैयक्तिक विभिन्नता। तो भैया व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नता को निम्न द्वारा समझाया जाता है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, दूसरा ऑप्शन है स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, चौथा ऑप्शन अभिक्षमता में अंतर। तो भैया व्यवसाय चयन की बात की जा रही तो संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय की मतलब व्यवसाय में तो काम धाम, यहाँ पर मानसिक की कोई बात नहीं कही, ये सोचने समझने की, तो हो जाता संज्ञानात्मक। स्वभावगत प्रवृत्तियों का कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब यहाँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कोई अंतर, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा। अभिक्षमता में अंतर, अभिक्षमता में अंतर दोस्तों। अभी अभिक्षमता में अंतर कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गत्यात्मक मतलब गत्यात्मक संगठन जो होता है, मतलब गत्यात्मक कार्य ज़्यादा होते हैं शारीरिक से संबंधित। तो इसमें दोस्तों ये सभी आ जाते हैं भाई, कि भाई रुचियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, ये सभी दोस्तों अभिक्षमता में अंतर में आ जाती हैं। तो व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जाता है अभिक्षमता में अंतर। अभिक्षमता का मतलब, क्षमता का मतलब है दोस्तों कि जैसे कितनी कैपेसिटी है इंसान में, तो वही अभिक्षमता में अंतर, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने बता ही दिया दोस्तों कि क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब यहाँ पर बताना है कि विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं। तो भैया पहला ऑप्शन है सामान्य संभाव्यता, दूसरा ऑप्शन है अधिगम समानता, तीसरा ऑप्शन है विचलनशीलता, चौथा ऑप्शन है शील गुणों का अंतर संबंध। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी उदाहरण सत्य नहीं है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि समानता कभी भी नहीं पाई जाती दो व्यक्तियों में, हमेशा कुछ ना कुछ जरूर अंतर पाया जाएगा। तो भैया यहाँ अधिगम समानता कैसे हो सकता है, मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो मतलब सब कैसे बराबर सीखेंगे, यही नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मतलब दोस्तों विभिन्नता का मतलब हुआ कोई भी दो छात्र हों, व्यक्ति हों दोस्तों, उनमें अंतर पाया जाएगा हर चीज़ में, उनके सीखने में, बात करने के तरीके में, समझने में। तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है अधिगम समानता, समानता नहीं होगी दोस्तों, तो यही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी समझ में आ रहा है दोस्तों समानता। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। प्रतिभाशाली बालक दोस्तों वो होते हैं जो दोस्तों सामान्य बालकों से अलग होते हैं। सामान्य बालक में जैसे मतलब इसमें जो दोस्तों एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं आप, ये सीखने, समझने, पढ़ने में अच्छे होते हैं, प्रतिभाशाली, चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। अन्य बालकों से इनकी क्षमता जो होती है तेज होती है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की। तो बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, मतलब इनके लिए अच्छा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम की समृद्धि,
उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नत, विशेष कक्षाएं। अब दोस्तों एक एक ऑप्शन पे बात कर लेते हैं नीचे से। भैया प्रतिभाशाली बालकों को अगर हम सभी बराबर कक्षाओं में बैठाएंगे तो फिर इनका कहीं ना कहीं मानसिक जो सोचने समझने की क्षमता है, संज्ञानात्मक स्तर है, ये कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। इनके लिए विशेष कक्षाएं होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन नहीं पूछा गया है तो ये नहीं होगा। श्रेणी उन्नत का मतलब जैसे कक्षा 1 में बहुत ज़्यादा आता है तो कक्षा 3 में कर दें, प्रतिभाशाली बालक की यही पहचान है, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन गलत पूछा है तो नहीं होगा। फिर पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम की समृद्धि। हाँ भाई, पढ़ने में तेज है, जल्दी समझ लेता है, तो पाठ्यक्रम में इसको मतलब और भी प्रश्नों को जोड़ना चाहिए और भी पाठ्यक्रमों को जोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा गया तो नहीं होगा। उपचारात्मक अध्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों को कि भैया ये समस्या है उनको उपचार, क्योंकि वो खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो दूसरा हो जाएगा। ऐसे भी दोस्तों अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 3 ऑप्शन सही हो नहीं सकते भाई। विशेष कक्षाएं, श्रेणी उन्नत, पाठ्यक्रम, तीनों सही हैं। तो तीनों सही नहीं हो सकते तो बचा कौन? दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? कुसमायोजन दोस्तों, कुसमायोजन को पहले समझ लेते हैं भाई। कुसमायोजन होता क्या है? तो दोस्तों ये कुसमायोजन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम मतलब जैसे कोई चीज कोई चाह रहा और वो उसकी इच्छा के विपरीत कार्य हो रहा, मतलब उसके अनुकूल कार्य नहीं हो रहा, उसकी इच्छा के विपरीत कार्य हो रहा, तो मतलब कुसमायोजन होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा कार्य, तो कुसमायोजन होगा। और समायोजन होगा तो उसकी इच्छा के अनुसार होगा। सीधा ये मतलब है दोस्तों कुसमायोजन का। तो निर्णय लेने से संबंधित है। पहला ऑप्शन तनाव, दूसरा ऑप्शन कुंठा, तीसरा ऑप्शन चिंता, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व। भाई तनाव, कुंठा, चिंता ये सब नहीं होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन द्वंद्व। अब द्वंद्व क्या है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं कि भाई द्वंद्व होता क्या है। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि जब इच्छा के विपरीत कार्य होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मानसिक द्वंद्व होगा। तो ये दोस्तों कुसमायोजन का कौन सा तो विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो द्वंद्व। हालांकि इसमें दोस्तों तनाव भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों रीट ने जो आंसर माना है दोस्तों द्वंद्व को ही मानना है, तो इसलिए दोस्तों द्वंद्व ही मानना पड़ेगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है भाई, समायोजन के लिए एक युक्त के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों रक्षात्मक युक्तियों की जहाँ बात आ जाए भैया वहाँ सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। सीधी बात, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं तो ये तो होंगे नहीं। अब्राहम मास्लो भी नहीं होंगे दोस्तों, कार्ल रोजर्स भी नहीं होंगे। सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों मुख्यतः 3 बिंदुओं पे बात की थी, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इदम अहम परहम, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो दोस्तों समायोजन के लिए एक युक्त के रूप में रक्षात्मक युक्त भैया सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिगमंड फ्रायड, रक्षात्मक युक्त, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन उपलब्ध, दूसरा ऑप्शन सतत। सतत का मतलब होता है 10 मतलब लगातार दोस्तों। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार या निरंतर दोस्तों, निरंतर भी बोल सकते हैं। उपलब्धि का मतलब दोस्तों जैसे भाई 6 महीने पर टेस्ट हुआ तो सिखाई गई चीज़ों में जब टेस्ट हुआ तो बालक ने क्या सीखा या कितनी उपलब्धि प्राप्त की, ये है दोस्तों। नैदानिक का मतलब होता है दोस्तों समस्याओं को जानना। नैदानिक का क्या मतलब होता है भैया? समस्याओं को जानना। उपचारात्मक का मतलब होता है समस्या को जानने के बाद उसका उपचार करना या समाधान देना। तो इसमें दोस्तों जो आंसर माना गया है दोस्तों नैदानिक माना गया है, लेकिन इसमें नैदानिक आंसर होना नहीं चाहिए कि शिक्षण प्रक्रिया अधिगम से संबंधित नहीं। नैदानिक तो है दोस्तों, लेकिन नैदानिक रीट ने माना है तो दोस्तों तो नैदानिक ही लगाया जा रहा आंसर। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन 2001, फिर दूसरा है 2005, 2004, 2008।
तो ये राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 सीधा सीधा चिल्लाया जाता है। इस पे दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाई है NCF 2005 पे, रीड के लिए दोस्तों। तो NCF 2005 हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। फिर दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है भैया? पहला ऑप्शन है क्रियाविधि, दूसरा ऑप्शन नैदानिक, तीसरा ऑप्शन है विवरणात्मक, चौथा ऑप्शन है रूपांतरकारी। तो दोस्तों नैदानिक का मतलब मैंने बता ही दिया कि भाई समस्याओं को ढूंढना होता है, ये समस्याओं को निदान करना होता है, क्योंकि समस्या को निदान जब करेंगे तो आप समस्याओं को पहले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उपचार करेंगे उसका। क्रियाविधि का मतलब है दोस्तों कि कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब चरण कौन से हैं, पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। विवरणात्मक का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ का विवरण दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो मेन आंसर होगा भैया, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है भैया रूपांतरकारी। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है रूपांतरकारी। अब दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है ये चीज़ थोड़ा जान लेते हैं। तो भैया क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है और इसका मुख्य जो मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं जिसका उद्देश्य होता है समस्याओं का अध्ययन करना कि भाई समस्या क्या है, और उसके बाद उस समस्या को नए तरीके से उसका समाधान प्रदान करना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। और इसके मतलब मेन मकसद जो होता है, उद्देश्य होता है कि मानव ज्ञान में वृद्धि करना, क्रियात्मक अनुसंधान का। फिर 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सी विकृत, विकृत का मतलब होता है दोस्तों डिसेबिलिटी बोल सकते हैं या डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है क्रेटिनिस, दूसरा ऑप्शन है ADHD। अब यहाँ पर अधिगम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सभी हैं लेकिन अधिगम सीखने से संबंधित होगा। डिसलेक्सिया, आर्टिस्ट, तो भैया हो जाएगा डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, पढ़ने लिखने से। मतलब यहाँ पर पढ़ने से होगा मुख्यतः, क्योंकि डिस्ग्राफिया होता है लिखने से, डिसलेक्सिया होगा पढ़ने से। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी। अब जैसे यहाँ ADHD है तो ADHD ध्यान से संबंधित होता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता बालक यहाँ। आर्टिज्म है, आर्टिज्म में खुद में खोया रहता है, खोया रहता है बालक। इसको आप, इसका दिमाग मतलब अपने में खुद में खोया रहता है आर्टिज्म का। तो ये सब तो दोस्तों अधिगम से नहीं संबंधित है। मेन जो होगा डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने की जहाँ विशेष तौर पे बात की जा रही तो भाई डिसलेक्सिया हो जाए। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण, डाउन संलक्षण। तो भैया ट्राइसोमी जो है ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका तो भैया आंसर हो जाएगा डाउन संलक्षण, इसको तो याद कर लीजिए क्योंकि तथ्यात्मक है, इसमें समझने वाला कोई विशेष तौर से नहीं है नहीं। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है डाउन संलक्षण। लेकिन ये दोस्तों ट्राइसोमी 21 है क्या, ये है दोस्तों आनुवांशिक विकार। विकार का मतलब दोस्तों आनुवांशिक रोग बोल सकते हैं, विकृति जैसे हो तो डिसेबिलिटी है दोस्तों, ये सब है। तो ये आनुवंशिक विकार है और इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों शारीरिक विकास देरी में होता है। मतलब जैसे उम्र आपकी आगे बढ़ गई लेकिन तो थोड़ा लेट हो रहा उम्र के पीछे। और इसमें दोस्तों बौद्धिक मानसिक मंदता भी होती है। मानसिक मंदता मतलब मानसिक रूप से कमजोर, सोचने समझने में बुद्धि से संबंधित होता है दोस्तों, मानसिक बुद्धि से। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है दोस्तों? तो इसमें हमें सारे चरण जानने होंगे भैया। जैसे पहला ऑप्शन है तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रिया विधि का प्रदर्शन। तो पहले जान लेते हैं भैया समस्या समाधान के चरण कौन कौन से होते हैं। तो इसके दोस्तों जैसे पहला चरण है समस्या की पहचान करना, पहला चरण है समस्या की पहचान करना। फिर दूसरा है क्या दोस्तों, समस्या का विश्लेषण विश्लेषण करना। फिर तीसरा है दोस्तों क्या कि भाई जैसे आपके पास विश्लेषण कर लिया तो हल भी कई मिल जाते हैं, तो उनमें से कौन सबसे अच्छा हल होगा उस समस्या का, उसका चयन करना, मतलब समस्या के हल का चयन करना तीसरा हो जाएगा। और फिर चौथा हो जाएगा दोस्तों मूल्यांकन, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों निष्कर्ष निकालना या निष्पादन का सत्यापन।
निष्पादन का सत्यापन ही निष्कर्ष भी कहलाता है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे भी समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है वैधता, चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता। अगर आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे तो भैया विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है। इसमें ज़्यादातर अगर एक हिसाब से देखा जाए सभी का मतलब एक है कि भाई जो उपलब्धि परीक्षण है, जो परीक्षण है आपका, वो विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए, हर जगह मान्य होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन भैया नहीं है, सबसे अलग है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है तो मूल्यांकन हो जाएगा। और वैसे भी तीनों मिल रहे हैं तो तीन होंगे नहीं, तो जो बचा वही होगा उत्तर हमारा। फिर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार संरचनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं। संरचनात्मक बालक वही हुए दोस्तों, मतलब रचना करने वाले बालक भी बोल सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी बोल सकते हैं दोस्तों। इन्हें किसी समस्या का समाधान जल्दी ढूंढ लेते हैं, अन्य बालकों से अलग होते हैं। तो ये संरचनात्मक बालकों की पहचान होती है। इसमें बताया गया है लेकिन भैया नहीं पूछा गया है, नेगेटिव। तो भैया पहला ऑप्शन चिंतन में समानुभूति, दूसरा ऑप्शन समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। तो दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे भाई चिंतन में मौलिकता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पूछा गया है तो नहीं होगा। चिंतन में लचीलापन मतलब वातावरण या समस्या के हिसाब से चिंतन में लचीलापन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बहुविध उत्तर देंगे, सृजनात्मक बालक है तो बहुविध एक से अधिक उत्तर देंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन चिंतन में समानुभूति कैसे होगी, समानुभूति हो जाएगी तो दोस्तों सृजनात्मक बालक होंगे ही नहीं। तो यही पहला हो जाएगा दोस्तों, समानुभूति। फिर दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों बुद्धि स्तर, ये शायद मिस्टेक से लिखा है दोस्तों, बुद्धि स्तर हो गया हाँ। फिर दूसरा है प्रदर्शन स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर, चौथा है चिंतन स्तर। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है कि कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो भाई बौद्धिक स्तर भी शिक्षण में आता है दोस्तों, स्मृति स्तर भी आता है, चिंतन स्तर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे कि तीनों ही आदमी के मस्तिष्क से संबंधित बात हो रही। बौद्धिक मस्तिष्क से, स्मृति मस्तिष्क से, चिंतन मस्तिष्क से। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन भैया प्रदर्शन स्तरीय कहाँ से आ गया, तो यही हो जाएगा दोस्तों उत्तर, नहीं पूछा गया है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग लग कर सकते हैं, जैसे नहीं आ रहा। अब तीन उत्तर तो आप देंगे नहीं, तीनों उत्तर मतलब तीनों ये सेम है, देख पा रहे होंगे आप, लेकिन चौथा नहीं है तो ये उत्तर हो जाएगा और नेगेटिव पूछा गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे क्वेश्चंस को। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आपके जो फ्रेंड्स हों, जो ग्रुप्स हों, उनमें शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।